हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच हाजिर हूं। आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 और 10 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि 9 और 10 फरवरी का करंट अफेयर आज हम लोग 10 फरवरी को कवर कर रहे हैं। क्यों? संडे के दिन जो हुआ था 1 तारीख से लेके 8 फरवरी तक जो भी कंटेंट हमने पढ़ा था, उस कंटेंट पर एक टेस्ट था आपका यूट्यूब पे। आपने अगर जो नहीं देखा है तो आप जाइएगा, उस वीडियो को देखिएगा और उससे पूरे हफ्ते का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? और वो रिवीजन जो जैसे हमने कराया है संडे को, उसी तरीके से हर संडे टू संडे आपका रिवीजन होता रहेगा। जो भी हम 1 हफ्ते में पढ़ेंगे उसको रिवीजन करते चलेंगे एमसीक्यू फॉरवर्ड में। वो वीडियो कंप्लीट वीडियो नहीं है। मैं आपको पहले बता देता हूं कि अगर आप उस पर डिपेंड करेंगे कि वो संडे को वीडियो देख ले और डेली वीडियो स्किप कर दे, तो इससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाएगी। आपको पूरी तैयारी करने के लिए डेली वीडियो रेगुलर फॉलो करते रहना होगा। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं, आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें हम लोग प्रीलिम्स के फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, साथ ही साथ कुछ मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं उन डाटा को भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया जाता है। इस क्लास की अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे ऐप पर जाएंगे तो वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। जब आप ऐप पर जाइए तो वीडियोस का सेक्शन ओपन करिएगा, कोई पीडीएफ या कोर्स का सेक्शन ना ओपन करके आप वीडियोस के सेक्शन में जाइएगा। तो क्योंकि ये जो क्लास है ये वीडियो फॉर्मेट में आपको मिल रही है, तो जब वीडियोस के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको वीडियोस का ऑप्शन दिख जाएगा और उसी के जस्ट बगल में सबसे पहले, जैसे ही वीडियोस के सेक्शन में आप जाएंगे, सबसे पहले करंट अफेयर फरवरी का स्लॉट आपको दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा वीडियो और उसके बगल में पीडीएफ का स्लॉट दिख जाएगा। ठीक है, पीडीएफ का स्लॉट दिख जाएगा और इस पैकेज को आप बाई कर सकते हैं मात्र 18 रुपए में। वैसे तो इसका मूल्य है 25 रुपए, ठीक है, 25 रुपए इसका मूल्य है, लेकिन आपको क्वाइन के हिसाब से क्वाइन जब आप लगाएंगे तो आपको 25% वहां पे ऑफ मिल जाता है। 25% ऑफ मिलने के बाद ये 18 रुपए का आप यहाँ पर ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पूरे महीने की एक तो पीडीएफ मिल जाती है, सबसे पहली बात पूरे महीने का आपका जो ये क्लास पीडीएफ है, क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ महीने के एंड में एक आपको कंपाइल पीडीएफ मिल जाएगी। पूरे महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको कंपाइल एज इट इज, जैसे ये सारी चीजें आपको चित्रात्मक रूप से दर्शाई जाती है, वहां पर आपको मिल जाएगा। और उसके साथ ही में एक 200 प्रश्नों का वहां पर आपको कंप्लीट टेस्ट मिल जाएगा। 200 प्रश्न के जो इंपॉर्टेंट बेस्ट 200 क्वेश्चन है पूरे महीने, फरवरी महीने के जो रहेंगे वो वहां पर आपको मिल जाएंगे। और ये महीने महीने का पैकेज हर महीने आता रहेगा लगातार आपके बीच में। ठीक है, तो अपनी तैयारी को अंतिम धार देने के लिए आप वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। पर डे आपका 60 पैसे से भी कम खर्च में कंप्लीट करंट अफेयर की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो लगे रहिए घटना चक्र के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो 9 और 10 फरवरी का। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इंडिया एनर्जी वीक 2025 के बारे में। ठीक है, इंडिया एनर्जी वीक 2025 इसके बारे में जान लेते हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक इसको सेलिब्रेट किया जाएगा? तो 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच में इंडिया एनर्जी वीक सेलिब्रेट किया जाएगा। कहां पर ये होगा, इसका आयोजन कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा? ये तो यशोभूमि द्वारिका न्यू दिल्ली इंडिया में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, यशोभूमि द्वारिका न्यू दिल्ली इंडिया में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसका थीम क्या है? इसका थीम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, अट्रैक्शन, क्रिएशन और इनोवेशन। ये इसका थीम है। थीम याद रखना आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है थीम, अट्रैक्शन, क्रिएशन और इनोवेशन इंडिया एनर्जी वीक का थीम है। ठीक है, 2025 का। और इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? यशोभूमि नई दिल्ली में 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच में किया जा रहा है। अगला पॉइंट देख ले, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से संस्करण इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फरवरी परीक्षा में आपसे पूछ ले कि 10 फरवरी 2025 को परीक्षा पे चर्चा का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, तो आज देखा जाए 10 फरवरी 2025 को जो परीक्षा पे चर्चा, यहां पर नरेंद्र मोदी जी बच्चों से संवाद करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, और इसका कौन सा संस्करण था? तो ये संस्करण आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8वां संस्करण आज आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण संस्करण याद रखना। परीक्षा पे चर्चा का जो संस्करण है 10 फरवरी 2025 को कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 8वां संस्करण। अब आइए अपने प्रमुख खबरों को देखते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखें तो कश्मीरी कालीन को मिला जीआई लोगो। अब जीआई टैग की बात नहीं, यहां जीआई लोगो की बात की जा रही है। ठीक है, जो कश्मीरी कालीन है उसको जीआई लोगो मिला है। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई सर्टिफिकेट के लिए मान्यता देने वाली चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, ठीक है, जो जीआई टैग प्रदान किया जाता है ना, जीआई सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? चेन्नई में स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के द्वारा जीआई सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया गया है? कश्मीर में हाथ से बुने कालीन के लिए एक नया जीआई लोगो जारी किया गया है। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कश्मीर में हाथ से बुने हुए जो कालीन है उनके लिए जीआई लोगो किसके द्वारा जारी किया गया है?
तो जो भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री है इसके द्वारा जारी किया गया है और भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री का मुख्यालय कहां पर है? ये चेन्नई में अवस्थित है। ठीक है, आगे बात देखें तो जीआई लोगो के साथ क्यूआर कोड भी मिलेगा जिसे स्कैन करने पर कालीन के निर्माता और स्थान की जानकारी मिल जाएगी। यानी कि जो ये जीआई लोगो है, जीआई जैसे जीआई लोगो है, तो जीआई लोगो के साथ एक क्यूआर कोड भी मिल जाएगा। जब उसको आप स्कैन करेंगे तो किस कलाकार ने इसको बनाया है, कालीन को कहां पर निर्मित हुआ है, किस स्थान पर निर्मित हुआ है, ये सारी चीजें आपको वहां से पता चल जाएंगी। आगे देखें, अब यहाँ पर कुछ चीजें और जान लेते हैं, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड चीजें जिनको जीआई प्रमाणन प्राप्त हो चुका है उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो पेपर माछी, कश्मीरी पश्मीना, कानी शाल, सैजानी और खत्मबंद तथा अखरोट की लकड़ी की नक्काशीदार फर्नीचर प्रमुख कश्मीरी उत्पाद है जिन्हें जीआई पंजीकरण प्राप्त कर चुके हैं। मतलब जो जीआई पंजीकरण प्राप्त कर चुके हैं, तो ये कश्मीरी कुछ प्रमुख उत्पाद है जिनको जीआई प्रमाणन दिया जा चुका है अब तक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि परीक्षा वहां से पूछ सकता है कि कश्मीरी पश्मीना, तो आप जैसे कश्मीरी आ गए तो समझ जाएंगे जम्मू कश्मीर से है। उसके इतर अगर जो पूछ ले, जैसे कानी शाल पूछ ले कि कानी शाल निम्नलिखित में से किस स्थान का जीआई उत्पाद है, ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर का है। पेपर माछी भी जम्मू कश्मीर का है। और उसके बाद अखरोट की लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर जो है ये भी जम्मू कश्मीर में है और इसको जीआई पंजीकरण प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारी पहली खबर थी। अगली खबर देख ले कि फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। ठीक है, और देखा जाए तो फीफा ने 2017 के बाद तीसरी बार निलंबित किया है। 2017 के बाद से देखा जाए तो पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को तीसरी बार निलंबित कर दिया है। क्यों किया है इसके बारे में जान लेते हैं कुछ चीजें। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है क्योंकि वह अपने नियमों में संशोधन करने में विफल रहा। जो पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ है, कुछ नियम थे फीफा के द्वारा सुझाए गए थे, उसको परिवर्तित करने में वह असफल रहा और उसको अभी तक उसने नियमों को संशोधित नहीं किया है, जिसके कारण, ठीक है, जिसे विश्व संस्थान ने देश में खेलों के सुचारू और न्यायपूर्ण संचालन के लिए आवश्यक माना था। तो इसी वजह से जो फीफा है, फीफा के द्वारा नियम सुझाए गए थे और उन नियमों का संशोधन नहीं किया है फुटबॉल महासंघ जो पाकिस्तान के उसने, इसी कारण से जो पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ है उसको फीफा के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। और बताया यही गया है कि जब तक पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ उन नियमों को संशोधित नहीं करेगा तब तक ये निलंबन हटाया नहीं जाएगा। तो इस वजह से पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ पर बैन लगा दिया गया है और बैन के कारण चर्चा में था, इस वजह से इसको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। चलिए अगली खबर देखें जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईटानगर 10वां अरुणाचल फिल्म महोत्सव। अब 10वां अरुणाचल फिल्म महोत्सव परीक्षा में डायरेक्टली पूछ ले कहां पर आयोजित किया गया, ईटानगर में आयोजित किया गया था। इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। अरुणाचल फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण टीएनजेड सिनेमा ईटानगर में, ठीक है, टीएनजेड सिनेमा घर ईटानगर में 6 से 8 फरवरी के मध्य आयोजित किया गया, जिसका आयोजन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा अरुणाचल फिल्म फेडरेशन के सहयोग से किया गया था। किसके किसके सहयोग से किया गया था, इंपॉर्टेंट है। जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, साथ ही साथ अरुणाचल फिल्म फेडरेशन, इसके सहयोग से मिलकर 10वां अरुणाचल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। और यह आयोजन कहां पर हुआ था, यह आयोजन हुआ था ईटानगर के टीएनजेड सिनेमा में। ठीक है, टीएनजेड सिनेमा में इसका आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो जो शिक्षा मंत्री हैं, अरुणाचल के शिक्षा मंत्री हैं पीडी सोना, इनके द्वारा इस फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, और ये साइंस टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, साइंस टेक के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर तो लिखा है दुनिया के पहले सुपर हॉर्स तैयार, जेनेटिक एडिटिंग का कमाल, सुपर हॉर्स तैयार किए गए हैं। अब ये सुपर हॉर्स कैसे तैयार किए, कहां तैयार किए गए, ये सारी चीजें ये जान लेते हैं। अब अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग से दुनिया का पहला घोड़ा तैयार किया है। ये आप देख रहे हैं, ये है जीन एडिटिंग के माध्यम से तैयार दुनिया का पहला घोड़ा। ठीक है, अर्जेंटीना की पुरस्कार विजेता घोड़ी, एक घोड़ी है अर्जेंटीना की, पोलो प्योरजा। ठीक है, घोड़ी का नाम है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये है वो घोड़ी। इसी के जीन को लेकर, ठीक है, इसी के जीन को लेकर 5 जीन एडेड घोड़े तैयार किए गए हैं। ठीक है, ये पोलो हॉर्स एडवांस वर्जन के हैं, जो पोलो हॉर्स हैं ये एडवांस वर्जन के पोलो हॉर्स से अर्जेंटीना में तैयार किए गए हैं। अर्जेंटीना की बायोटेक फर्मा खेरियन के वैज्ञानिकों ने क्रिस्पर CS9, कौन सी तकनीकी है, क्रिस्पर CS9 नामक तकनीकी का इस्तेमाल करके घोड़ों की जीन एडिटिंग की है। ठीक है, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी हो जाती है ना, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको ध्यान रखिए। आपके मुख्य परीक्षा में भी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी डायरेक्टली पूछी जा सकती है।
जीन एडिटिंग से संबंधित है और आपका जीएस पेपर 3 में सिंपल सा एक टॉपिक दे रखा है जीन एडिटिंग से संबंधित, ठीक है। तो वहां पर आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं और वैल्यू एडेड में अगर जो जाए तो आप इस चीज को सुपर हॉर्स जो तैयार किया गया इसको भी मेंशन कर सकते हैं कि हाल ही में अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है, अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों के द्वारा सुपर हॉर्स तैयार किया गया है क्रिस्पर CS9 तकनीकी का प्रयोग करते हुए। अब इसका मकसद क्या है, तो इसका मकसद घोड़ों की नस्ल को और भी सेहतमंद और ताकतवर बनाना है, ठीक है। सेहतमंद और ताकतवर बनाने के उद्देश्य से इस सुपर हॉर्स को तैयार किया गया है। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगली खबर देखें क्या है, तो नामीबिया को आजादी दिलाने वाले सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो नामीबिया को आजादी दिलाने वाले सैम नुजोमा जो थे, इनको फादर ऑफ नामीबिया कहा जाता था। इनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनसे संबंधित जो पॉइंट्स है ये है सैम नुजोमा, पहले राष्ट्रपति थे नामीबिया के। इनके बारे में जो पॉइंट्स इनको देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से 1990 में नामीबिया को स्वतंत्रता दिलाने वाले सैम नुजूमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें नामीबिया का राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता था, यानी नामीबिया के राष्ट्रपिता के रूप में भी इनको जाना जाता था। और ये नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे। और निधन के दृष्टिकोण से देखा जाए, ऑबिचुरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, ठीक है। कहाँ के पूछ सकता है कि हाल ही में सैम नोजुमा का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस देश के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। और 4-5 और यूपीपीसीएस का ट्रेंड रहा है कि यूपीपीसीएस अफ्रीकी देशों को बहुत फॉलो करता है, वहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। राजधानी पूछ लेगा या सराउंडिंग कंट्री पूछ लेगा, झील झरने नदी तालाब के बारे में कुछ पूछ लेगा। तो इस वजह से जो भी रिलेटेड पॉइंट्स वहां से निकल के आते हो, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से है, तो वहां से रिलेटेड पॉइंट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यूपीपीसीएस के लिए। आगे देखें, समूह उपग्रह सैन्य गतिविधियों पर नजर रखेगा। अब समूह उपग्रह है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, स्पेस टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर देखें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL, ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला जो है ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के लिए विशेष समूह उपग्रह तैयार किया है। समूह नहीं, समूह है नाम, याद रखना, समूह उपग्रह। यहां पर जैसे समूह लिख गया तो आप समझेंगे कि समूह लिखा था, गलती से समूह उपग्रह इसका नाम है, ठीक है। तो समूह उपग्रह किसके द्वारा तैयार किया गया है, ये चीज जाने रहना, किसके द्वारा, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के द्वारा इसको तैयार किया गया है, जिसे 2 वर्ष में लॉन्च किया जाएगा। इसे 2 वर्ष में लॉन्च किया जाएगा। समूह उपग्रह में कई उपग्रह होते हैं। जो समूह उपग्रह होता है, बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है समूह से समूह बना है, तो समूह में बहुत से उपग्रह होंगे एक साथ, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए तो समूह उपग्रह में कई उपग्रह होते हैं जिन्हें धरती से 1500 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। यहां पर जो उपग्रह होते हैं इनको धरती से मतलब 15,000 से लेके 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको स्थापित किया जाएगा। आगे देखा जाए, इसकी पूरी श्रृंखला में 5 वर्षों के भीतर 52 उपग्रह तैनात अगले 2 वर्षों में प्रक्षेपण की तैयारी की जाएगी, जिससे ई सर्विलांस मजबूत होगा। 52 उपग्रहों को अगले 5 सालों में तैनात किया जाएगा, जो भारत के चारों ओर तैनात रहेंगे, ठीक है। जो भारत की निगरानी करेंगे, भारत में निगरानी करेंगे। और देखा जाए तो जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे खास निगरानी रखी जाएगी कि वहां पर कोई भी गतिविधि अगर जो हो रही है तो गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, जिससे ई सर्विलांस जो है वो मजबूत होगा। आगे हम बात करें, रडार, संचार यंत्र, सैन्य गतिविधियों में निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को ये उपग्रह पकड़ लेते हैं, जिससे सैन्य गतिविधियों का पता लग जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो रडार होती हैं, संरचना यंत्र होते हैं, सैन्य गतिविधियां होती हैं, ये उपग्रह जो है ये उनको कैच कर लेते हैं। उनके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे होती हैं, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को ये कैच कर लेते हैं। और उसके कारण होगा क्या कि आसपास में जैसे चीन में कोई गतिविधि हो रही है, बॉर्डर पे कोई गतिविधि हो रही है, तो ये उन गतिविधियों को पकड़ लेगा और तुरंत हमको पता चल जाएगा कि सैन्य गतिविधि चीन कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कोई सैन्य गतिविधि हुई तो वहां भी हमको पता चल जाएगा कि कोई सैन्य गतिविधि हो रही है। और अगर जो देखा जाए तो ये जैसे ये तकनीकी जो है उपग्रहों को स्थापित करने के बाद फिर सर्विलांस, ई सर्विलांस की जो तकनीकी है, ई सर्विलांस की तकनीकी जब अगले 5 सालों में भारत के द्वारा 52 उपग्रहों को लॉन्च कर दिया जाएगा पूरी तरीके से, तो देखा जाए तो भारत तीसरा देश होगा जिसके पास इस प्रकार की तकनीकी है। अभी अगर जो देखा जाए तो अमेरिका, और चीन,
यही दो देश ऐसे हैं जिनके पास इस प्रकार की तकनीकी है, और भारत तीसरा देश बन जाएगा जिसके पास इस प्रकार की तकनीकी है। इवन रूस के पास भी ऐसी तकनीकी नहीं है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगली खबर क्या है। गुलाब कोठारी द्वारा लिखित पुस्तकों का विमोचन। अब जो पुस्तकें होती हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एग्जाम में हर साल करंट अफेयर से 1 से 2 प्रश्न किताबों से पूछ लिए जाते हैं। तो वहां पर देखा जाए जो गुलाब कोठारी जी हैं, इनके द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ पर तो प्रसिद्ध पत्रकार और राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक। सबसे पहले तो ये जान लो कि जो गुलाब कोठारी है वो है कौन। जो राजस्थान पत्रिका प्रकाशित होती है, राजस्थान पत्रिका के चीफ एडिटर है, प्रधान संपादक है गुलाब कोठारी। इनकी 2 किताबें हैं। कौन कौन सी किताबें हैं? स्त्री देह से आगे। ठीक है, स्त्री देह से आगे ये पहली किताब है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, 1 सेकेंड। स्त्री देह से आगे और माइंड बॉडी इंटेलेक्ट, ये इनकी 2 किताबें हैं। ठीक है, इन दोनों किताबों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। इनका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इन किताबों का विमोचन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है, और ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। परीक्षा में आपसे पूछ ले कि हाल ही में गुलाब कथन कारण में अगर जो पूछता है तो क्या पूछेगा? कथन कारण में ऐसे पूछेगा कि हाल ही में या तो फरवरी, अब तो डेट देने लगा है सीधे, वो पूछेगा कि फरवरी 2025 में गुलाब कोठारी की प्रमुख पुस्तक स्त्री देह से आगे एवं माइंड बॉडी इलेक्ट्स का विमोचन किया गया। इसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, या कोई भी कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर पहला कथन तो सही है कि गुलाब कोठारी की किताब है स्त्री देह से आगे और माइंड बॉडी इलेक्ट, ये दोनों किताबें हैं गुलाब कोठारी की। गुलाब कोठारी है राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक, और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ओम बिरला के द्वारा किया गया, जो लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, ना कि पीएम मोदी के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार पहला जो कथन है वो सही है, दूसरा कथन गलत है। अगली पॉइंट देखें, अगला खबर क्या है। पीएम युवा 2.0 योजना के 2.0 योजना, यहाँ 2.0 नहीं 2.0 योजना के तहत 41 नई किताबों का विमोचन। अब जो पीएम युवा योजना है, इसके तहत देखा जाए तो योजना का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि जो नए नए लेखक उभर के आ रहे हैं उनको मदद किया जाए, उनको एक्सेलरेट किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वो जो साहित्य है, भारतीय साहित्य को आगे ले जाए। जो विभिन्न भाषाओं में साहित्य लिखे जाते हैं उनको आगे ले जाने का कार्य करे। उसी उद्देश्य से पीएम युवा 2.0 को लॉन्च किया गया। तब इसके तहत देखा जाए तो 41 किताबों का विमोचन किया गया। उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 8 फरवरी को नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में पीएम युवा 2.0 योजना के तहत 41 नई पुस्तकों का विमोचन किया है। ठीक है, ये याद रखना किसके द्वारा किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। कब किया गया है? 8 फरवरी 2025 को किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में जो विश्व पुस्तक मेला आयोजित किया गया था ना, इसी विश्व पुस्तक मेले में पीएम युवा 2.0 योजना के तहत 41 नई किताबों का विमोचन किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और जब इन किताबों का विमोचन किया जा रहा था तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा तो किया ही गया है, लेकिन मुख्य अतिथि के तौर पर अगर जो देखा जाए तो इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। अब इंद्रसेन रेड्डी नल्लू कौन है? ये यहां पर देखा जाए तो त्रिपुरा के राज्यपाल है। कहां के? त्रिपुरा के राज्यपाल है इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। ये मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर उपलब्ध थे। ठीक है, आगे देखें, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर आधारित पुस्तक द सागा ऑफ कुडोपली। द सागा ऑफ कुडोपली एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नाम, द अनसंग स्टोरी ऑफ 1857। ठीक है, ये नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में डायरेक्टली दे द सागा ऑफ कुडोपली निम्नलिखित में से किस बिंदु पर आधारित है, किस विषय पर आधारित है? तो ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो गुमनाम नायक थे उन्हीं गुमनाम नायकों पर यह आधारित है, और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें, धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की, ठीक है, यानी कि उन्होंने घोषणा की कि यह पुस्तक जल्द ही 12 भारतीय भाषाओं तथा 2 विदेशी भाषाओं में उपलब्ध होगी। यानी कि जो ये किताब है द सागा ऑफ कुडोपली अनसंग स्टोरी ऑफ 1857, इसका हिंदी अनुवाद तो विमोचित कर दिया, विमोचन हो गया इसका, लेकिन अब इसमें एक घोषणा की गई है कि 12 भारतीय भाषाओं तथा 2 विदेशी भाषाओं में उपलब्ध होगी। ठीक है, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगली खबर क्या है? फोर्ट विलियम अब विजय दुर्ग हो गया है। इतिहास में आपने फोर्ट विलियम का नाम सुना होगा।
कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित फोर्ट विलियम था, अब उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। देखा जाए तो भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय था फोर्ट विलियम, ठीक है, तो उससे अब उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी जी का ये मतलब उद्देश्य था, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था लाल किले की प्राचीर से कि जो भी गुलामी की दास्तां के प्रतीक है उनके नाम धीरे धीरे इरेज कर दिए जाएंगे, ठीक है, भारत से। तो उसी क्रम में अगर जो देखा जाए तो फोर्ट विलियम जो था, फोर्ट विलियम नाम जो था वो अंग्रेजों ने उस टाइम पे फोर्ट विलियम का नाम रखा था। भले ही वो भारत की संपत्ति से फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने अपना नाम रखा था, वो लगातार अभी तक चला आ रहा था, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो यहाँ पर उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या क्या नाम बदले गए उनको भी देख लेते हैं। बात करें हम तो भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय का नाम बदला गया है, ठीक है, जो भारतीय सेना का पूर्वी कमान था उसका जो मुख्यालय था वो फोर्ट विलियम था, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब इसे फोर्ट विलियम नहीं बल्कि विजय दुर्ग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही विजय दुर्ग के भीतर किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेक शाह हाउस। अब यहां पर एक चीज आप जानिए, जो ये विजय दुर्ग है ना, विजय दुर्ग, ये किससे प्रेरित है? जो सिंधु दुर्ग है ना, सिंधु दुर्ग जो था वो शिवाजी का, ठीक है, राजधानी था। तो उसी तरीके से अगर जो देखा जाए तो सिंधु दुर्ग से प्रेरित है विजय दुर्ग। तो इसी वजह से जो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसके साथ ही विजय दुर्ग के भीतर जो किचनर हाउस था, किचनर हाउस कहां पर था? विजय दुर्ग के अंदर ही, यानी कि फोर्ट विलियम के अंदर ही था। इसका नाम परिवर्तित करके मानेक शाह हाउस कर दिया गया है। शायद मानेक शाह के नाम पर नाम रख दिया गया इसका, ठीक है। जबकि साउथ गेट, जिसे पहले सेंट जॉर्ज गेट कहा जाता, जो साउथ गेट है ना फोर्ट विलियम का, साउथ गेट जिसको सेंट जॉर्ज गेट कहा जाता था, अब उसका नाम बदलकर शिवाजी गेट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? शिवाजी गेट कर दिया गया। और ये नाम याद रखना, ये सारे नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि किचनर हाउस का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? मानिक शाह हाउस कर दिया गया। सेंट जॉर्ज गेट जो था उसको किस नाम से जाना जाएगा? शिवाजी गेट के नाम से जाना जाएगा। फोर्ट विलियम को किस नाम से जाना जाएगा? विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार से जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी थी उसको श्री विजयापुरम के नाम से जाना जाएगा। तो विजय दुर्ग और विजयापुरम से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। आगे देखें, यहां पर ब्रिटिश शासन में 1758 में इस नए किले का निर्माण शुरू किया था। जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1758 में इस नए किले का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, और इसका पहला चरण जो पूरा हुआ था वो 1781 में बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स है, स्टैटिक जीके के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि इसका निर्माण कब शुरू किया गया था, यानी कि फोर्ट विलियम बनाने की शुरुआत कब की गई थी। तो 1758 में शुरू किया गया था। इसका पहला चरण जो बनकर तैयार हुआ था वो 1781 में बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये है फोर्ट विलियम, इसका अंदर, फोर्ट विलियम के अंदर का दृश्य है ये। आगे हम बात कर ले 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव। अब अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव जो है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और खासकर ये यूपी स्पेशल, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर प्रदेश का जो 76वां जिला है, 76वां जिला, वहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है, इस वजह से और इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर देखा जाए तो प्रयागराज में 16 फरवरी से 18 फरवरी तक 3 दिवसीय, प्रयागराज के अंदर देखा जाए तो महाकुंभ नगर क्षेत्र, प्रयागराज महाकुंभ नगर क्षेत्र। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, देखिए न्यूज में जब आप पढ़ेंगे तो न्यूज यहां देखिए, जैसे ये आकाशवाणी की खबर है। अब यहां क्या लिखा हुआ है? टू बी हेल्ड इन प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, लेकिन 76वां जिला घोषित कर रखा गया है महाकुंभ नगर क्षेत्र को। तो इस वजह से आप जाने रहिएगा कि इसको कहां पर आयोजित किया जा रहा है। महाकुंभ नगर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश का 76वां जिला है, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ प्रयागराज के बारे में, लेकिन प्रयागराज के अंतर्गत ही देखा जाए तो महाकुंभ नगर क्षेत्र जो है 76वां जिला है। देखें यहाँ पर तो प्रयागराज में 16 फरवरी से 18 फरवरी तक 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन होगा। अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का थीम क्या है? थीम देख ले, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं हाईलाइट करता हूं, आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसका थीम है पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देना, ठीक है। क्या है थीम? पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देना, जो 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव है जिसका आयोजन प्रयागराज के महाकुंभ नगर क्षेत्र में किया जा रहा है, इसका मुख्य विषय है। अब इस अवसर पर महाकुंभ 2025 में आने वाले पर्यटकों को प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियों को देखने का अवसर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश किस जिले में किया गया? तो उत्तर प्रदेश के 76वें जिले महाकुंभ नगर क्षेत्र में किया गया। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आप प्रयागराज करेंगे, ठीक है। अगली खबर देखें, मणिपुर के मुख्यमंत्री जो बीरेन सिंह है, एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह 9 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, कब दिया? 9 फरवरी को इन्होंने इस्तीफा दिया था अपने पद से। अब किसको दिया? तो उन्होंने इम्फाल राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंपा। ये है अजय कुमार भल्ला, इनको अपना इस्तीफा सौंप दिया है। किसने? एन बीरेन सिंह, मुख्यमंत्री थे। कुकी मैतेई जो समूह था, पिछले 26 महीनों से आपस में दोनों भी जो समूह थे उनके बीच संघर्ष देखा गया। उसी संघर्ष के एवज में देखा जाए तो कांग्रेस जो थी वो इनके खिलाफ लेके आना चाहती थी अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले इन्होंने खुद से ही इस्तीफा दे दिया अपने पद से 9 फरवरी को। तो डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, 9 फरवरी को दिया। आगे हम बात करें तो राज्यपाल ने उन्हें नई सरकार के गठन होने तक जिम्मेदारी संभालने का निर्देश भी दिया। यानी कि अजय भल्ला ने कहा है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक आप जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की संभालिए और कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहिए। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको बता दिया। अगली खबर देखें क्या है। अगली खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 फरवरी को इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 का उद्घाटन करेंगे। कब करेंगे? 11 फरवरी को। किसका उद्घाटन? इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 का। पहली बार आयोजित किया जा रहा है इन्वेस्ट कर्नाटक। यहां पर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 का उद्घाटन करेंगे। नाम क्या है इसका? ग्लोबल इन्वेस्टर मीट। जैसे इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में किया गया था, सेम वैसे ही कि जो निवेशक है वो निवेशक आए और सुविधाओं का लाभ उठाते हुए राज्य में इन्वेस्टमेंट करे, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, तो उसी दृष्टिकोण को याद ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 का आयोजन करेंगे, यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। आगे हम बात करें, यह आयोजन 11 से 14 फरवरी तक चलेगा। जो आयोजन है ये 11 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य कर्नाटक में बड़े पैमाने पर निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। जो ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यहाँ पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं निवेश आकर्षित करने के लिए इसका आयोजन बेसिकली किया जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था बंगाल इन्वेस्टर समिट के बारे में। बंगाल इन्वेस्टर समिट देखा, गुजरात इन्वेस्टर समिट देखा, उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट देखा, अब कर्नाटक इन्वेस्टर समिट भी देख लीजिए। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स है उनको भी चर्चा कर लेते हैं। तो इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न उद्योगों के लिए नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना भी की जाएगी। ठीक है, जो विभिन्न उद्योग है उनके लिए नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी। उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें कोलार जिले में सिनवासपुरा में एडवांस्ड फार्मा पार्क, जो कोलार जिला का सिनवासपुरा है वहां पर एडवांस फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। विजयपुरा में सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। चित्रदुर्ग में ड्रोन पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जंगम पेट में देखा जाए तो डीप टेक पार्क की स्थापना की जाएगी। हनुमंतपुर में जो दासपेट के पास पड़ता है वहां पर मेगा लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। और चिक्का बुल्लापुर, जो चिक्का बल्लापुर है वह धारवाड़ में इलेक्ट्रिक वाहन क्लस्टर है इनकी स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर इतने जो प्लांट्स हैं उनकी स्थापना की जाएगी और इन्हीं स्थापना करने के लिए जो कंपनियां हैं विभिन्न कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। देखिए ये तो सरकार का लक्ष्य है कि हम यहाँ पर ये चीजें स्थापित करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को जो इन्वेस्टर समिट होगा उसमें शोकेस किया जाएगा कि देखिए ये हमारा प्लान है और यहाँ पर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। आप ये जो प्लांट्स हैं इन सारे प्लांटों को स्थापित किया जाएगा, पार्कों को बनाया जाएगा। जो भी कंपनियां इच्छुक है आइए साथ मिलकर काम करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो कंपनियां इच्छुक होंगी जिन जिन प्लांट को स्थापित करने में वहां पे वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी और इसके दौरान ये सारी चीजें बनकर तैयार हो जाएगी। तो बेसिकली इन्वेस्टर मीट का समिट जो होता है वो इसी उद्देश्य से किया जाता है। अगली खबर क्या है, एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन। जो एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो है इसका उद्घाटन किसके द्वारा, अब आयोजन की बात कर ले तो आयोजन 11 से 14 फरवरी 2025। ठीक है, येलाहंका वायु स्टेशन, सॉरी यहाँ पर 11 नहीं यहाँ पर 10 होगा, आज ही इसका उद्घाटन किया गया। येलाहंका वायु सेना स्टेशन जो है कर्नाटक में, इसका उद्घाटन। आगे हम बात कर ले उद्घाटनकर्ता की। ठीक है, यहाँ पर ये चीज करेक्ट करिएगा, ये 10 है, 10 फरवरी से 14 फरवरी तक होगा। ठीक है, 10 फरवरी से 14 फरवरी तक येलाहंका वायु सेना स्टेशन कर्नाटक में इसका आयोजन। उद्घाटनकर्ता की बात कर लें तो राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया आज ही। और अन्य पॉइंट्स पे चर्चा करें, थीम क्या है, किस थीम पर इसका आयोजन किया जा रहा है, तो थीम से संबंधित पॉइंट को देखें तो रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्या है इसका थीम ध्यान रखिएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूं। देखिए रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये इसका है थीम, विषय।
और विषय आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, कहाँ आयोजन किया जा रहा है, कब आयोजन किया जा रहा है, उद्घाटनकर्ता कौन है, थीम क्या है। ये 4 बिंदु जो होते हैं किसी भी जो कॉन्फ्रेंस होता है या कोई आयोजन होता है उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी परीक्षा के लिए। 4 पॉइंट याद रखना। आगे देखें, एरो इंडिया में 30 देशों के रक्षा मंत्री, अब यहां पर 30 देशों के रक्षा मंत्री भी सम्मिलित होंगे, रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ बात करें तो 46 देशों के सेना प्रमुख, यहां सेवा लिख गया है, सेना प्रमुख होगा यहां पर, ठीक है, सेना प्रमुख यहां पर शामिल होंगे। पहली बार एरो इंडिया में दुनिया के 2 सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान रूसी Su-57, रूस का Su-57 यहां पर शामिल हो रहा है, और अमेरिका का F-35 लाइटनिंग यहां पर भाग ले रहे हैं। बेसिकली यहां होता क्या है, जो विभिन्न देश हैं, विभिन्न देशों के द्वारा जो उन्नत उनके विमान होते हैं, विमानों को यहां पर शोकेस किया जाता है, और बेसिकली वो एक प्रदर्शनी की तरह होता है कि भारत जिसमें इंटरेस्टेड हो उसको परचेज कर ले। तो देखा जाए तो रूस और अमेरिका के जो सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, जिनमें अमेरिका का F-35 शामिल है और रूस का Su-57 शामिल है, ये दोनों 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, इनका भी शोकेस यहां पर किया जाएगा। तो ये हमने एरो इंडिया के बारे में जाना, जो एरो इंडिया शो है इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी निकल के हैं वो सारे हैं। आगे जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होती जाएंगी उसको मैं अलग अलग वीडियो में कवर करता रहूंगा, ठीक है। आगे हम बात कर ले, उड़ीसा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत विशेष पहल की शुरुआत की गई है। उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा कुछ विशेष पहल स्टार्ट किए गए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। वो पहल क्या क्या है, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो इस योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों में संचालित किया जा रहा है, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों को आइए चर्चा करते हैं। तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा बाल विवाह रोकथाम और आत्मरक्षा प्रशिक्षण पर जोर देने के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों में विभिन्न पहल की शुरुआत की गई है। विभिन्न जिलों में अलग अलग पहल स्टार्ट किए गए हैं। वो पहल कौन कौन से, आइए उस पर जोर देते हैं और ध्यान देते हैं। निर्भया कढ़ी और मो गेल्हा जिया, निर्भया कढ़ी और मो गेल्हा जिया, ये गंजम जिले में बाल विवाह रोकथाम और बेटियों की सुरक्षा हेतु, मैं हाईलाइट करता हूं, आप ध्यान दीजिए। कहां पर, गंजम जिले में बाल विवाह रोकथाम और बेटियों की सुरक्षा हेतु कौन कौन से अभियान, निर्भया कढ़ी और मो गेल्हा जिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कल्पना अभियान, ये कहां पर संचालित किया जाएगा, तो जो ढेकनाला जिला है, ठीक, ढेकनाल जिला है, यहां पर क्या किया जाएगा, किशोरियों की निगरानी और बाल विवाह रोकथाम हेतु ये अभियान जो कल्पना अभियान है वो कहां पर, ढेकनाल जिला में संचालित किया जाएगा। आगे हम बात करें अगली कौन सी जो योजना है संचालित की जाएगी, तो ये है स्वर्ण कलिका। अब स्वर्ण कलिका योजना जो है ये केंदुझार जिले में जागरूकता अभियान और सामुदायिक भागीदारी हेतु संचालित किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो वीरांगना योजना, अब वीरांगना योजना है ये कहां पर, तो ये देवगढ़ जिले में, कहां पर, देवगढ़ जिला जो है यहां पर संचालित किया जाएगा। बेसिकली आत्मरक्षा और मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण हेतु इसको संचालित किया जाएगा। तो विभिन्न जिले बता दिए और विभिन्न जिलों में कौन कौन सी योजनाएं जो है अलग अलग जिलों में संचालित की जा रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत, उनके बारे में यहाँ पर जिक्र कर दिया। अगली खबर क्या है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए नई आवासीय योजना। अब यहाँ पर बात करें तो केंद्र सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए नई आवासीय योजना शुरू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत पहले चरण में 50,000 घर बनाए जाएंगे। जो ये औद्योगिक श्रमिकों के लिए नई आवास योजना है, इसके अंतर्गत जो पहला चरण है उसमें 50,000 आवास बनाए जाएंगे। इस योजना हेतु पहले साल 2500 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। पहले साल कितना खर्च किया जाएगा, 2500 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। ये योजना पीएम आवास योजना से अलग होगी और इसमें शहरी गरीबों, सफाई कर्मियों, पीएम स्वनिधि तथा शहरी आजीविका मिशन के लाभार्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। मतलब जो पीएम आवास योजना थी उससे इतर ये योजना है औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवासीय योजना। इसमें जो पहला चरण होगा, पहले चरण के अंतर्गत 50,000 घर बना के तैयार किए जाएंगे। जो औद्योगिक श्रमिक होते हैं, विभिन्न उद्योगों में लगे हुए हैं, उन श्रमिकों को ये घर प्रदान किया जाएगा। और देखा जाए तो इसमें जो पहला साल है, पहले साल 250 करोड़, मतलब 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे यहाँ पर, और ये पीएम आवास योजना से इतर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हमने जो महत्वपूर्ण खबरें थी उन पर चर्चा कर ली। कुछ प्रश्न है आपके लिए, इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है कि एरो इंडिया 2025 का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में येलाहंका, कहां पर, येलाहंका वायु स्टेशन पर किया जाएगा। यह पहला कथन है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, इस शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, या ना तो एक सही है ना ही दो सही है। तो कौन सा यहाँ पर सही है, यह आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एरो इंडिया 2025 का थीम क्या है? रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज इसका थीम है। इस कार्यक्रम में केवल भारतीय रक्षा कंपनियों को भाग लेने की अनुमति दी गई है। यहां पर बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 16 से 18 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित होगा। कथन 2 कह रहा है कि इस महोत्सव का थीम है पक्षियों का संरक्षण और उनका प्रवास। ठीक है, पक्षियों का संरक्षण और उनका प्रवास इसका थीम है। अब यहाँ पर विकल्प चुने, जो सही विकल्प है इनको चुनना है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय का नया नाम विजयदुर्ग रखा गया है। सेंट जॉर्ज गेट, जो सेंट जॉर्ज गेट था, इसका नाम बदल के अब मानेक शाह गेट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? जो सेंट जॉर्ज गेट था इसका नाम बदल के मानेक शाह गेट कर दिया गया। सही विकल्प चुनना है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। और आज का लास्ट सवाल देखिए, स्त्री देह से आगे और माइंड बॉडी इलेक्टेड पुस्तकें गुलाब कोठारी द्वारा लिखी गई हैं, पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है इन पुस्तकों का विमोचन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। अब सही विकल्प का चयन करना है आपको। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। तो जो भी सही उत्तर है, ये सही उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यहां पर वीडियो आज लंबा इसलिए हो गया क्योंकि हम इसमें 2 दिन की खबरों को कवर कर रहे हैं। जो लोग कमेंट करते हैं कि सर वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, लंबा नहीं हो जा रहा है। हमने इसमें 2 दिन का जो खबर है, इंपॉर्टेंट खबरें उनको कवर किया है। इसमें जो 9 फरवरी के करंट अफेयर उनको भी कवर किया है, साथ ही साथ 10 फरवरी के करंट अफेयर को भी कवर किया है। क्यों? मैंने आपको बता दिया, टेस्ट आया था। जो लोगों ने टेस्ट का वीडियो नहीं देखा है वो जाइए प्लेलिस्ट में या वीडियोस के सेक्शन में देखिए, टेस्ट का वीडियो पड़ा हुआ है, एमसीक्यू फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन कराए गए, आप उनको देखिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहिए, लाइक करते रहिए। जो भी चीजें हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। पीडीएफ आप परचेज करना चाहते हैं, आप पीडीएफ जाइए ऐप से परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके सीधे आप वीडियोस का सेक्शन जो है, वीडियोस के सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं अपने जो वीडियो है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जो पीडीएफ का लिंक है, उसको लिंक मैं यहाँ पर पिन करा दूंगा। वहां से आप देखना चाहें तो वहां पर जा सकते हैं, वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।